तो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 2 और ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर। तो आपका पूरा डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग मेरा लेक्चर यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 5 तक देखते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ एक सिंगल क्वेश्चन क्लास से बाहर नहीं आएगा। और बहुत ही बेसिक से हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक क्वेश्चन को समझा रहा हूँ ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बहुत ही बढ़िया तरीके से। ठीक, तो जिन लोग को नोट्स चाहिए डेटा वेयरहाउस एंड डेटा माइनिंग यूनिट 2 का, तो आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है। इसी नंबर पे आपको मात्र 15 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे शेयर कर देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। अब यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है, डेटा वेयरहाउस को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने स्टेप होते हैं या फिर कितने गाइडलाइन होते हैं। या फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम पूछा जाता है जो कि है 10 नंबर का, कि डेटा वेयरहाउस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग या फिर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट प्रोसेस प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दोनों के कहने का मतलब सेम है, यानी कि हम लोग डेटा वेयरहाउस को इंप्लीमेंट करने के लिए या फिर डेटा वेयरहाउस के रणनीति बनाने के लिए कितने स्टेप होते हैं, कितने गाइडलाइन होते हैं, इसके बारे में बताना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। देखिए, वेयर हाउस मैनेजमेंट के लिए या फिर सपोर्ट प्रोसेस के लिए या फिर वेयर हाउस प्लानिंग के लिए या फिर इसके इम्प्लीमेंट करने के लिए 5 स्टेप होते हैं जिसकी सहायता से वेयर हाउस स्ट्रेटजी या फिर रणनीति बनाया जाता है। अब मैंने क्या बताया था, जो भी यहाँ पे है वेयर हाउस, इसके कहने का मतलब क्या है कि वेयर हाउस की सहायता से आप मल्टीपल ब्रांच का डेटा एक पर्टिकुलर साइट पे या फिर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कलेक्ट कर सकते हो या फिर स्टोर कर सकते हो। तो वेयर हाउस में कई प्रकार का डेटा होता है, कई प्रकार का यहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है, कई प्रकार का यहाँ पे डॉक्यूमेंट होता है, कई प्रकार का यहाँ पे रिसोर्स होता है, जिसकी सहायता से यहाँ पे प्लानिंग किया जाता है, जिसकी सहायता से यहाँ पे डिसीजन मेकिंग किया जाता है फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। ठीक, तो उसे बोलते हैं वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी। तो इसके लिए यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। तो यहाँ पे स्टेप नंबर पहला है इस्टेब्लिश स्पॉन्सरशिप, यानी कि हम लोग यहाँ पे स्पॉन्सरशिप को यहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे या फिर सेटअप करेंगे, जिसकी सहायता से वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाया जाता है। तो आप लिखेंगे यह पहला स्टेप है और इसमें हमारा फोकस होता है स्पॉन्सरशिप चेन के ऊपर। किसके बीच में? देखिए, ओनर ऑफ द कंपनी और यहाँ पे मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, इन दोनों के बीच में रिकॉर्ड क्या है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कनेक्टिविटी क्या होगी। ठीक, इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पॉन्सरशिप चेन क्या होगा, यानी कि हम लोग किस प्रकार से यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग गैप को या फिर गैप को फुलफिल करेंगे और एक कॉमन एजेंडा पे आएंगे। तो आप लिखेंगे इसीलिए यह जो है स्पॉन्सरशिप को मेंटेन करता है और ये होता है पहला स्टेप। अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 2, इसमें जो है हम लोग इंटरप्राइज नीड को आइडेंटिफाई करते हैं। तो आप लिखेंगे दिस इज द स्टेप 2, आइडेंटिफाई इंटरप्राइज नीड, यानी कि इसमें हम लोग फोकस करते हैं की पॉइंट के ऊपर कि मार्केट में डिमांड क्या है। ठीक, आप लिखेंगे दिस इज द स्टेप 2 और इसमें हम लोग जो है की पॉइंट को या फिर की इंटरप्राइज मैनेजर के ऊपर यहाँ फोकस करते हैं कि यहाँ पे मार्केट में क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है कि अगर मान लीजिए हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर दिया लेकिन मार्केट में उसका जो रनिंग है बहुत ही ख़राब है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसकी पॉइंट को देखेंगे कि यहाँ पे क्या कमी है, क्या यहाँ पे डीमेरिट है, जिसकी वजह से ये यहाँ प्रोडक्ट मार्केट में सही से चल नहीं रहा है। यानी कि हम उसके की पॉइंट फोकस करेंगे कि मार्केट में रिक्वायरमेंट क्या है, मार्केट में इन यूजर का यहाँ पे डिमांड क्या है। तो हम लोग यहाँ पे की पॉइंट पे फोकस करेंगे। ठीक, और जो भी यहाँ पे डीमेरिट आएगा उसको हम लोग जो है रिड्यूस करेंगे और उसके बाद दोबारा बनाएंगे प्रोडक्ट को एंड अगेन कैन स्ट्रेटेजिकली लॉन्च, और दोबारा उसको हम लोग लॉन्च कर देंगे। यानी कि उसमें कमियां क्या है, जो भी यहाँ पे कमियां हैं उसको हम लोग दूर करेंगे और दूर करने के बाद यहाँ पे हम लोग स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्लानिंग बनाएंगे और उसके बाद जो है दोबारा उसको लॉन्च कर देंगे।
अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आता है 2 पॉइंट और, जिसकी सहायता से हम लोग इस कमी को दूर करेंगे और दोबारा प्रोडक्ट को बना करके यहाँ पे डिलीवर करेंगे। ठीक, देखिए, तो यहाँ पे आता है 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है डिटरमाइनिंग मेजरमेंट साइकिल। इसके सबसे पहले मेजरमेंट साइकिल को डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे कहाँ पे कमी आ रही है। ठीक, और उसके बाद जो है वैलिडेट मेजर। देखिए, तो पहला आपका है डिटरमाइन मेजरमेंट साइकिल, तो आप लिखेंगे इट इज द इम्पोर्टेंट रोल प्ले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग टाइम पीरियड की बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे 2 प्रकार का डेटा होता है। पहला आपका होता है डे टू डे डेटा और दूसरा होता है इंफॉर्मेशनल डेटा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी आपका इंफॉर्मेशनल डेटा है, इंफॉर्मेशनल डेटा यह जो रिलेट करता है ईयर के हिसाब से, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से यहाँ पे रिलेट करता है। यानी कि हम लोग जो है प्रीवियस डेटा और करंट डेटा इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे क्या सेल्स हुआ है, क्या परचेज हुआ है, कितना बेनिफिट पहले था, कितना बेनिफिट आज है। ठीक, तो यहाँ देखिए क्या सेल्स हुआ है, क्या है परचेज हुआ है। प्रीवियस यानी कि पहले, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि मान लीजिए यहाँ पे 2023 में और यहाँ पे 2024 में आपका करंटली डेटा है, करंटली टाइम है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पिछले साल कितना परचेज हुआ था, कितना बेनिफिट हुआ था, कितना सेल्स हुआ था। तो इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। तो ये आपका है इंफॉर्मेशनल डेटा। देखिए, तो इंफॉर्मेशनल डेटा में क्या होता है कि हम टाइम के हिसाब से यहाँ पे एनालाइज करते हैं और एनालाइज करने के बाद हम लोग वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाते हैं और बनाने के बाद हम लोग यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी, ताकि यहाँ पे कंपनी का लाभ हो, कंपनी घाटा में ना हो। ठीक, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है, यहाँ पे अगला डेटा है डे टू डे डेटा, यानी कि यहाँ पे जो भी दिन में या फिर करेंटली यहाँ पे डे टू डे कितना ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आता है जो भी आपका डे टू डे डेटा है, या आपका रनिंग डेटा है, यानी कि कंटिन्यू डेटा है। डे टू डे कितना सेल्स हो रहा है, परचेज हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है, इसके बारे में देखते हैं। अब यहाँ पे आपका अगला है वैलिडेट मेजर। ये क्या है, देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट था ना, डिटरमाइन मेजरमेंट साइकिल, इसमें आता है टाइम पीरियड, इसके हिसाब से हम जो है डेटा को एनालाइज करते हैं। और यहाँ पे दूसरा था वैलिडेट मेजर, यानी कि इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी हमें डेटा मिला है क्या वो वैलिड है या फिर नहीं है, क्या वो ऑथेंटिक है या फिर नहीं है। तो वैलिडेट मेजर में हम लोग वैलिड और ऑथेंटिक दोनों प्रकार के डेटा को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं। तो ये आपका हो गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 डिजाइन डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर। तो स्टेप नंबर 3 में डेटा वेयरहाउस आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि आप मल्टीपल ब्रांच का डेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करोगे फॉर दी डिसीजन मेकिंग, फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि मल्टीपल ब्रांच का डेटा एक पर्टिकुलर लोकेशन पे स्टोर करोगे और स्टोर करने के बाद उसके स्ट्रक्चर को डिजाइन करोगे, यहाँ पे क्या यूजफुल डेटा है। ठीक, और उसकी सहायता से आप यहाँ पे डिसीजन मेकिंग करोगे। तो जो भी यहाँ पे डेटा आया, जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर डेटा आया, उसको आप यहाँ पे डिजाइन करोगे और डिजाइन करने के बाद उसकी सहायता से वेयर हाउस स्ट्रेटजी को बनाओगे। तो ये आपका है स्टेप नंबर 3, जिसमें हम लोग डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर को डिजाइन करेंगे। ठीक, अब यहाँ देखिए स्टेप नंबर 4 अप्लाई एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। अब यहाँ दिया गया है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कई प्रकार का की टेक्नोलॉजी होता है, यानी कि जो भी यहाँ पे की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व है एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में। तो यहाँ पे कोई भी की टेक्नोलॉजी हो सकता है जिसकी सहायता से डेटा वेयरहाउस को बनाया या फिर फॉलो किया जा सकता है, डेटाबेस को बनाने में, फ्रंट एंड को बनाने में, बैक एंड को बनाने में। तो जब यहाँ पे डेटा वेयरहाउस बन जाएगा, फ्रंट एंड बन जाएगा, डेटाबेस बन जाएगा, बैक एंड पार्ट बन जाएगा, यानी कि इसकी सहायता से आप यहाँ पे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे कम समय में प्राप्त कर सकते हो। किसके लिए? वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाने के लिए, ताकि यहाँ पे कंपनी का बेनिफिट हो, कंपनी घाटा में ना हो। जो भी मार्केट में डिमांड है, रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़, वो प्रोडक्ट यहाँ पे बन जाए। तो
तो इसकी सहायता से जो भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी है, जो भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है, इसकी सहायता से आप यहाँ पे कम समय में बेस्ट रिजल्ट फाइंड आउट कर पाओ और उसके बाद वेयर हाउस स्ट्रेटजी आसानी से बन जाए फॉर द रिक्वायरमेंट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। सो दिस इज द स्टेप नंबर 4। अब यहाँ देखिए, अब जो है स्टेप नंबर 5 है आपका कि डेटा वेयर हाउस को आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। इंप्लीमेंटिंग डेटा वेयर हाउस, देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको मल्टीपल सिस्टम पे डेटा को लोड करना पड़ता है। मल्टीपल सिस्टम पे, मल्टीपल सर्वर पे डेटा को लोड करना पड़ता है। तो आप यहाँ लिखेंगे लोड करने के बाद जो भी यहाँ मल्टीपल सिस्टम है उस पर डेटा को लोड करने के बाद उसको रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने के बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है कि यहाँ पे यूजफुल डेटा क्या है, यहाँ पे डिमांडिंग डेटा क्या है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट डेटा क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशनल डेटा क्या है। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो जो मैंने बोला वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डेटा को लोड किया जाता है, लोड करने के बाद कहाँ पे, एक पर्टिकुलर सिस्टम पे या फिर सर्वर पे जिसपे यहाँ पे वर्किंग हो रही है, उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है बाय रिफाइनिंग, यानी कि लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप यहाँ पे रिफाइन करोगे, रिफाइन करने के बाद एक्सट्रैक्ट करोगे, उसके बाद वेयर हाउस स्ट्रेटजी यहाँ पे बन जाएगी। अब यहाँ देखिए इस डायग्राम को सभी लोग बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, यहाँ पे 3 पार्ट है। पहला है लेफ्ट साइड पार्ट, यानी कि इधर लेफ्ट वाला पार्ट, इधर वाला राइट वाला पार्ट और यहाँ पे मिड पार्ट। तो मिड पार्ट को बोलेंगे टू मेक डेटा वेयर हाउस स्ट्रेटजी, यानी कि इसी मिड पार्ट की सहायता से डेटा वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके बता दिया कि आप सबसे पहले आपका पहला स्टेप है इस्टेब्लिश स्पॉन्सरशिप, उसके बाद डिटरमाइन स्ट्रेटजी नीड, डेवलप डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर, उसके बाद सिलेक्ट डेटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजी, उसके बाद क्या देखिए आपने यहाँ पे डेटा वेयर हाउस टेक्नोलॉजी को आपने यहाँ सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद डेटा वेयर टेक्नोलॉजी को आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये आपका हो गया मिड पार्ट। एक सेकंड, अब आपको बढ़िया दिखेगा ये यहाँ देखिए इधर आपका है लेफ्ट में जिसे बोलेंगे मैनेजमेंट पार्ट। अब यहाँ देखिए मैनेजमेंट पार्ट में आ जाएगा सिलेक्ट EIS या फिर DSS। तो EIS मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, और DSS का मतलब है डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ पे जो भी आपने डेटा वेयर हाउस या फिर डेटा वेयर टेक्नोलॉजी की सहायता से आपने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है, तो इम्प्लीमेंट करने के बाद आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन को डेवलप करोगे और डेवलप करने के बाद आप उसको डिलीवर कर दोगे। तो यहाँ पे हो गया डिलीवर स्ट्रेटेजिक इंफॉर्मेशन। तो सभी लोग ध्यान देखिए, इधर जो आपका लेफ्ट साइड पार्ट है इसे बोलेंगे मैनेजमेंट पार्ट। देखिए ये चीज, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आइए सभी लोग ध्यान से, इधर आपका है राइट साइड में जिसे बोलेंगे क्वालिटी पार्ट। इसमें क्या है, इसमें आपका है रिवर्स इंजीनियरिंग, उसके बाद कंपेयर आर्किटेक्चर, जो कि आपका डेवलप डेटा वेयर हाउस आर्किटेक्चर से यहाँ पे कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर आर्किटेक्चर करने के बाद जो भी यहाँ पे गैपिंग है आप उसको यहाँ पे एनालाइज करोगे, और एनालाइज करने के बाद अगर यहाँ पे रिक्वायरमेंट आया, डिमांड आया, नीड आया, तो आप यहाँ पे डेटा सोर्स को ऐड भी कर सकते हो। तो जैसे आपने यहाँ पे ऐड किया, तो ऐड करने के बाद आप तुरंत जाओगे नीचे पॉपुलेट डेटा वेयर हाउस, और उसके बाद आप यहाँ पे इसको डिलीवर कर दोगे। देखिए, या फिर मान लीजिए यहाँ पे आपने एनालाइज किया और एनालाइज करने के बाद यहाँ पे कोई भी गैपिंग नहीं आया, तो आप उस कंपोनेंट को डेवलप करोगे, और डेवलप करने के बाद यहाँ पे पॉपुलेट डेटा वेयर हाउस, और उसके बाद आप यहाँ पे डिलीवर कर दोगे। तो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर दे रहा हूँ ताकि सभी लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक,
ये आपका मिड पार्ट है, मिड पार्ट जिसकी सहायता से डेटा वेयर हाउस स्ट्रेटजी बनाया जाता है। और इधर आपका है लेफ्ट साइड में मैनेजमेंट पार्ट और इधर आपका है क्वालिटी पार्ट। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या होता है डेटा वेयर हाउस का, और क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग मॉडल एंड डेटा वेयर हाउसिंग, जो कि आता है 10 नंबर का, एंड दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए, तो जैसे आप लोग यहाँ पे देखते हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो आपके दिमाग में एक चीज़ आता है कि यहाँ पे एक क्लाइंट होगा और एक सर्वर होगा। देखिए, यहाँ पे एक क्लाइंट होगा और यहाँ पे एक सर्वर होगा, यानी कि क्लाइंट को जिस सर्विस की, जिस डेटा की, जिस इंफॉर्मेशन की, जिस डॉक्यूमेंट की, जिस फाइल की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उस डेटा को, उस फाइल को, उस डॉक्यूमेंट को, उस रिसोर्स को यूज करने के लिए यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद यहाँ पे रिस्पॉन्ड आ जाएगा, तब यहाँ पे क्लाइंट उस डेटा को यूज कर सकता है। तो इसे बोलते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, तो आप यहाँ लिखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यह जो है एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। अब यहाँ पे आ गया डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। तो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम किसे कहते हैं, आप लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम इज द कलेक्शन ऑफ द ऑटोनोमियस कंप्यूटर। और जितने सारे आप सिस्टम होते हैं वो सिस्टम एक कोहेरेंट, यानी कि एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम या फिर सेंट्रलाइज सिस्टम से यहाँ पे कनेक्ट होते हैं और यूजर को जिस सर्विस की, जिस डेटा की, जिस इंफॉर्मेशन की, जिस सोर्स की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो वो यहाँ पे रिसीव कर सकता है। और जो भी आप सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे जो भी सिस्टम है वो यहाँ पे एक सिंगल कोहेरेंट सिस्टम से ज्वाइंट होंगी। और जो भी यहाँ पे सिस्टम है यहाँ पे डम्ब टर्मिनल नहीं होगा, यानी कि प्रत्येक सिस्टम के पास एक खुद का मेमोरी होगा, एक खुद का मेमोरी होगा या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। किसके लिए? वर्किंग के लिए। ठीक, तो ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब यहाँ देखिए, आप लिखेंगे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, यह जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे अप्लाई होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे अप्लाई होता है, यानी कि यह जो है डिस्क्राइब करता है कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन के बीच यहाँ पे प्रोसेसिंग कैसे होता है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे यहाँ पे डेटा का शेयर होता है, कैसे यहाँ पे एक सिस्टम से या फिर एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन के बीच में यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है। तो इसके बीच में यहाँ पे जो भी यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, ठीक, तो यहाँ पे ये डिस्क्राइब करता है आपस में कैसे यहाँ पे कनेक्शन हो रहा है, कैसे यहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा है इन दोनों के बीच में। सो दिस इज दी डिस्क्राइब। तो आप लिखेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यह जो है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पे अप्लाई होता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे, यह जो है रिप्रेजेंट करता है डिस्ट्रीब्यूटिव कोऑपरेटिंग प्रोसेसिंग। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर यहाँ पे 4 होते हैं प्रोसेसिंग, यानी कि 4 प्रकार के प्रोसेसिंग होते हैं। पहला आपका है होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग, दूसरा आपका है मास्टर स्लेव प्रोसेसिंग, और तीसरा है फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग या फिर आर्किटेक्चर, और यहाँ चौथा है सेकेंड जनरेशन क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग। अब यहाँ लिखिए पहला आपका है होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग। तो आप लिखेंगे इसमें जो है एक सिंगल सीपीयू होता है जिसको बोला जाता है होस्ट सीपीयू, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, और इसी एप्लीकेशन की सहायता से यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है टर्मिनल को, यानी कि यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लिखेंगे होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग में यहाँ पे डेटा होता है, यहाँ पे एक सिंगल सीपीयू होता है, यानी कि यहाँ पे एक होस्ट सीपीयू होता है, और यहाँ पे एक एप्लीकेशन होता है, और यहाँ पे ये जितने सारे यहाँ पे टर्मिनल हैं यहाँ पे डम्ब टर्मिनल है, यानी कि यहाँ पे जितने सारे सिस्टम है वो सिस्टम दूसरे सिस्टम के ऊपर यहाँ पे डिपेंडेंसी है, यानी कि जो भी यहाँ पे डम्ब टर्मिनल लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे सिस्टम है उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा नहीं है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं डम्प टर्मिनल। यहाँ लिखा गया ना कि यहाँ जितने सारे सिस्टम है उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का सीपीयू नहीं है, ये दूसरे सिस्टम के ऊपर, ये दूसरे सर्वर के ऊपर डिपेंडेंसी होता है, इनका डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि ये प्रत्येक सिस्टम खुद ही प्रोसेसिंग नहीं कर सकते हैं। तो दी आर दी डंप टर्मिनल।
तो आप लिखेंगे इसी एप्लीकेशन की सहायता से इनको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाता है। तो एप्लीकेशन किसके अंदर होता है? होस्ट सीपीयू के अंदर होता है। तो ये आपका हो गया होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डंप टर्मिनल है। तो आप लिखेंगे होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग, यह जो है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं होता है। दिस इज द नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या होता है, जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, एक खुद का मेमोरी होता है, एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वर्किंग के लिए। ठीक, तो ये आपका हो गया होस्ट बेस्ड प्रोसेसिंग। अब आगे देखिए, अगला आपका है मास्टर स्लेव प्रोसेसिंग। आप लिखेंगे इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम नहीं बोल सकते हैं, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे स्लेव सीपीयू पाया जाता है जो कि होस्ट सीपीयू से यहाँ पे कनेक्टेड है। देखिए डायग्राम, यहाँ पे एक स्लेव सीपीयू है जो कि होस्ट सीपीयू से यहाँ पे कनेक्टेड है। ठीक, और यहाँ देखिए इसी स्लेव सीपीयू से यहाँ पे डंप टर्मिनल यहाँ पे कनेक्टेड है। अब जो भी यहाँ पे डेटा है, ये डेटा जाएगा होस्ट सीपीयू के पास। तो यहाँ पे क्या है, एप्लीकेशन है। अब इसी एप्लीकेशन की सहायता से डेटा प्रोवाइड किया जाएगा इसको, स्लेव सीपीयू को, और उसके बाद यहाँ पे सिस्टम को, जो कि यहाँ पे डंप टर्मिनल है, उसको यहाँ पे डेटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ बोलेंगे दिस इज नॉट फुली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक स्लेव सिस्टम है, एक यहाँ पे स्लेव सीपीयू है जिसकी सहायता से डेटा को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि स्लेव सीपीयू आर दी डिपेंडेंट टू दी होस्ट सीपीयू। इसीलिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने सारे सिस्टम होते हैं उन सभी सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं होती है। प्रत्येक सिस्टम के पास एक खुद का डेटा होता है, एक खुद का इंफॉर्मेशन होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मेमोरी होता है वर्किंग के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंसी है। स्लेव सीपीयू यहाँ पे डिपेंडेंट है किसके ऊपर, होस्ट सीपीयू के ऊपर। ठीक, क्योंकि यहाँ पे डेटा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, इसके बाद यहाँ पे डंप टर्मिनल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो यह आपका हो गया मास्टर स्लेव प्रोसेसिंग। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा प्रोसेसिंग है फर्स्ट जनरेशन ऑफ दी क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इसका डायग्राम सही से नहीं है, इसका डायग्राम जो है नीचे वाला है। यहाँ देखिए ये है, यहाँ पे क्या है, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क। और इस लोकल एरिया नेटवर्क से ज्वाइंट है सिस्टम। देखिए यहाँ पे सिस्टम ज्वाइंट है, सिस्टम ज्वाइंट है। अब जो भी यहाँ पे सिस्टम है, इस सिस्टम यहाँ पे डंप टर्मिनल नहीं है, यानी कि प्रत्येक सिस्टम के पास एक खुद का डेटा है, एक खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्किंग के लिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे कि जो भी आप सिस्टम है उन सभी सिस्टम के पास यहाँ पे एक खुद का मेमोरी है, यानी कि यह जो है डंप टर्मिनल नहीं है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर यहाँ पे कोई भी सिस्टम को या फिर यूजर को किसी भी डेटा की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तब वो जो है सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। देखिए सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा और उसके बाद जैसे यहाँ पे रिस्पॉन्ड आता है तो यहाँ पे डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा उस सिस्टम को जिसने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया था। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अगर इसमें फर्स्ट जनरेशन ऑफ द क्लाइंट प्रोसेसिंग, अगर यहाँ पे रीड ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है तो आसानी से हो जाता है, यानी कि प्रत्येक सिस्टम एक साथ, यहाँ पे लिखा गया है, एक साथ रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना हुआ तब यहाँ पे प्रॉब्लम जनरेट होता है। यहाँ पे दिया गया है कि अगर यहाँ पे सिस्टम अपडेट करना चाहते हैं डेटा को, तब वो जो है सबसे पहले डेटा लॉक मोड में रखेंगे और रखने के बाद लॉक मोड टाइम उसको उस डेटा को अपडेट करेंगे और अपडेट करने के बाद तब यहाँ पे सर्वर को यहाँ पे डिलीवर कर देंगे। यानी कि सबसे पहले जो भी यहाँ सिस्टम है, अगर वो सिस्टम रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहता है तो सबसे पहले डेटा लॉक मोड में उसको रखेगा और अपडेट करेगा और अपडेट करने के बाद तब यहाँ पे सर्वर को प्रोवाइड करेगा, ताकि यहाँ पे जो भी अदर क्लाइंट है, जो भी यहाँ पे अदर सिस्टम है,
तब जो है वो सिस्टम मान लीजिए उसी टाइम डेटा को एक्सेस करना चाह रहा है, तब उसको अपडेटेड डेटा मिले। यानी कि यहाँ पे मान लीजिए सिस्टम नंबर 1 है, इसने यहाँ पे डेटा लॉक मोड में रखा, फिर यहाँ पे अपडेट कर दिया। तब यहाँ पे इसी टाइम पे अगर यहाँ पे दूसरा यहाँ पे क्लाइंट है या फिर सिस्टम है, इसको अपडेट करना चाहता है, तब यहाँ पे इसको अपडेटेड डेटा मिले। यानी कि यहाँ पे ताकि यहाँ पे रिटर्नडेंसी मेंटेन रहे। यानी कि ऐसा ना हो कि कुछ सिस्टम के पास यहाँ पे कुछ डेटा हो, कुछ सिस्टम के पास क्लाइंट के पास कुछ डेटा हो। यानी कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि सभी को अपडेटेड डेटा मिले, एक ही डेटा मिले। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपने क्या लिखा कि यहाँ पे एक लोकल एरिया नेटवर्क है और इससे एप्लीकेशन ज्वाइंट है। देखिए, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन या फिर सिस्टम किसी डेटा की, किसी रिसोर्स की, किसी डॉक्यूमेंट की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, तो जैसे उसने यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा तो यहाँ पूरे सर्वर पे इसका रिक्वेस्ट जाएगा, तब यहाँ पे इसको डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यानी कि जो भी आप यहाँ पे डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम को हम लोग फर्स्ट जनरेशन ऑफ द क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्या? देखिए, इसको बोलेंगे शेयर डिवाइस लैंड क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग या फिर आर्किटेक्चर विद LAN। ठीक, क्योंकि LAN की सहायता से जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है वो पूरा सर्वर पे जा रहा है। LAN की सहायता से जो भी यहाँ पे रिक्वेस्ट जा रहा है वो पूरे सर्वर पे जा रहा है। इसीलिए इस डायग्राम को, इस आर्किटेक्चर को बोलेंगे शेयर डिवाइस लैंड क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब यहाँ देखिए, ये डायग्राम यहाँ पे सेम है। जैसे हमने यहाँ पे एक एप्लीकेशन को ड्रा किया तो ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क स्टेशन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। देखिए, सेम डायग्राम है। अभी डायग्राम में क्या किया कि सर्वर के अंदर हमने एक एप्लीकेशन को यहाँ पे बना दिया, क्रिएट कर दिया। अब जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन यहाँ पे वर्क स्टेशन की तरह यहाँ पे बिहेव करेगा। मतलब क्या है कि जो भी यहाँ पे सिस्टम रिक्वेस्ट कर रहा है, तब उसका रिक्वेस्ट पूरे सर्वर पे नहीं जाएगा। यानी कि जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन है, सिस्टम है, क्लाइंट है, जिस भी डेटा की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, डिमांड होगी, तो उसी वर्क स्टेशन पे जाएगा, उसी वर्क स्टेशन पे जाएगा, ना कि पूरे सर्वर पे, ना कि पूरे एप्लीकेशन पे। ठीक, जैसे कि यहाँ मान लीजिए वर्क स्टेशन 1 है, 2 है, तो अगर यहाँ पे सिस्टम का रिक्वायरमेंट है, डिमांड है किसी डेटा का वर्क स्टेशन 2 के लिए, वो डेटा यहाँ पे वर्क स्टेशन 2 पे है, तब यहाँ पे रिक्वेस्ट केवल जाएगा वर्क स्टेशन 2 पे, यानी कि पूरे सर्वर पे नहीं जाएगा। तो मैंने जो चीज़ बोला वही सारा चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। देखिए, ईच एंड एवरीथिंग दैट आर रिटन है। ठीक, तो इस डायग्राम को, इस आर्किटेक्चर को बोलेंगे क्या? देखिए, फर्स्ट जनरेशन ऑफ दी क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग विद LAN। अब यहाँ पे चौथा है सेकेंड जनरेशन क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग। तो आप लिखेंगे सेकेंड जनरेशन क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग, यह जो है 2 टायर या फिर मल्टी टायर आर्किटेक्चर पे बेस्ड होता है। अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि अभी तक हमने बात किया रिलेशनल डेटा के ऊपर, यानी कि जो भी आपने प्रीवियस प्रोसेसिंग पढ़ा तीनों, उसमें हम लोग बात कर रहे थे डेटा प्रोसेसिंग के ऊपर, यानी कि रिलेशनल डेटा के ऊपर बात कर रहे थे कि यहाँ पे डेटा और उसके फंक्शन क्या है, डेटा का फंक्शन कैसे हो रहा है। ठीक, डेटा का यहाँ पे शेयर कैसे हो रहा है। लेकिन सेकेंड जनरेशन क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग में या फिर आर्किटेक्चर में हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन के ऊपर, यानी कि इसमें जो है हमें एप्लीकेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, रिक्वायरमेंट होती है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के ऊपर हमें यहाँ पे फोकस करते हैं, डेटा सर्वर के ऊपर हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो भी क्लाइंट है वो डिफरेंट सर्वर से अटैच है। सबसे पहले डायग्राम देखिए, यहाँ पे जो भी क्लाइंट है वो डिफरेंट सर्वर से अटैच है। यहाँ पे क्लाइंट है और यहाँ पे एप्लीकेशन सर्वर है और यहाँ पे डेटा सर्वर है। तो उसमें क्या था, एक क्लाइंट था और यहाँ पे सर्वर था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक बीच में एप्लीकेशन सर्वर है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाएगा। तो जो भी यहाँ पे डेटा सर्वर है, जो भी यहाँ पे क्लाइंट है, क्लाइंट की जिस रिक्वायरमेंट होगी जिस डेटा के लिए, तो क्लाइंट को जिस डेटा की नीड है, रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, उसको यूज करने के लिए क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट करेगा। तो रिक्वेस्ट करने के बाद जो भी यहाँ पे डेटा पे जाएगा रिक्वेस्ट, वो जाएगा एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू।
और इसी एप्लीकेशन सर्वर के थ्रू यहाँ पे रिस्पॉन्ड भी आएगा। तो यहाँ पे वही चीज लिखा गया है कि अगर यहाँ पे सिमिलर रिक्वेस्ट हुआ सिमिलर सर्वर के लिए, तब यहाँ पे वो क्लाइंट वो डेटा को यूज कर सकता है। अब यहाँ देखिए अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट डिफरेंट सर्वर पे रीच कर सकता है या फिर एक्सेस कर सकता है अपने नीड के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से। किसके लिए? पर्टिकुलर डेटा के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो ये आपका हो गया सेकेंड जनरेशन क्लाइंट सर्वर प्रोसेसिंग। ठीक, देखिए ये आपका पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर ऑफ दी डेटा वेयर हाउस। अब यहाँ केवल 2 क्वेश्चन और हैं यहाँ पे, जिसको हम लोग कंप्लीट करेंगे अगले पार्ट में, पैरेलल प्रोसेसिंग और यहाँ पे क्लस्टर सिस्टम। तो ये आपका है पार्ट नंबर 1 लेक्चर DWDM यूनिट 2 का। तो पार्ट नंबर 2 में आपका पूरा यूनिट 2 पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना है।